नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे रिसेंटली 1-2 महीने पहले जो सीडीएस का एग्ज़ाम हुआ है, सीडीएस 2022 का, उसके क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लगभग सारे ही सवाल या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से थे या फिर एनसीईआरटी से। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर के एनालाइज इस चैनल के माध्यम से करवाया है। जैसे सीएपीएफ का जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ वो उसकी मैंने फुल एनालिसिस करवा दी है। उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखिए यूपीएससी में जो सीडीएस, सीएपीएफ, एनए, एनडीए, सीआईएसएफ, ये जो डिफरेंट एग्जाम्स है, इन सारे एग्जाम्स में ह्यूज रेपिटेशन होता है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से भी मैं ये प्रूव कर दूंगा और आपने बाकी के वीडियोस में भी ये देखे होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर ये मैंने सेट ए लिया है। सेट ए का 52 नंबर का क्वेश्चन बोला जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ वीर सेवा मूवमेंट इन कर्नाटक। यानी कर्नाटक में वीर सेवा मूवमेंट के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है हमारे पास बसवन्ना, अप्पार, संबंदार और सुंदरार। देखिए ये सवाल 7th क्लास के एनसीईआरटी से डायरेक्टली है और अगर आपको याद हो तो अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ एचसीएस का, वहाँ भी ये सवाल पूछा गया। जम्मू कश्मीर पीएससी में भी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ उसमें भी इनडायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया और बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये सवाल पूछे जाते हैं। सो देखिए इस टॉपिक को यहाँ पे लिखा हुआ है 7th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर, बसवन्नाज वीर सेवजम। और ये मैंने डिस्कस भी किया है अगर आपको याद हो तो, कि वीर सेवा मूवमेंट जो है 12th सेंचुरी के अंदर कर्नाटक वाले रीजन में फ्लरिश हुआ था। और अभी हम लोग देखेंगे भी किस तरह से और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैंने एक बात आपको और ध्यान में रखने के लिए कहा था कि वीर सेवा मूवमेंट इनिशिएट किया गया था बसवन्ना के द्वारा। इनके कंपेनियंस का नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो हरियाणा सिविल सर्विसेज हुआ वहाँ पर यही कंपेनियंस के नाम दिए गए थे। कंपेनियंस का नाम क्या है, अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी। ये दोनों नाम ध्यान रख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीर सेविज्म मूवमेंट से जुड़े हुए हैं ये दोनों नाम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीर सेवाज आर्ग्यूड स्ट्रांगली फॉर द इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग, यानी हर एक ह्यूमन बींग इक्वल है, अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज अबाउट कास्ट, यानी ये कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे और हर तरह के आइडल वर्शिप के ये अगेंस्ट थे। कौन सा, वीर सेवा मूवमेंट। सो इसी पेज के अंदर शंकराचार्य के बारे में भी दिया गया भक्ति मूवमेंट का, लेकिन मैंने भक्ति मूवमेंट पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप मेरी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए। तो इसलिए मैं इसे दोबारा नहीं कवर करूंगा, वहाँ पर मैंने पीवाईक्यू के साथ सारी चीज़ें डिस्कस की है। नाउ आइए सीएपीएफ 2020 के क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे लिंगायत के बारे में पूछा गया है, दे बरी देयर डेड। हालांकि ये क्वेश्चन भी मैंने कवर किया है उसी वीडियो में, बट फिर से देख लीजिए। दूसरा बोला गया, दे आर ग्रेट बिलीवर इन द कास्ट सिस्टम स्पेशली इन द थ्योरी ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। अभी मैंने बात की है कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, तो फिर ये बिलीवर कैसे हुए। अगर हम 2 को ही एलिमिनेट करें तो हमारे पास 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। हमारे पास सिर्फ यहाँ पे बचेगा 1 and 3 और 1, तो हमें सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट चेक करना है। दे आर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड फेवर विडो रीमैरिज। ये भी बिल्कुल सही बात है, ये चाइल्ड मैरिज के खिलाफ होते हैं और विडो रीमैरिज को फेवर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 1 and 3। देखिए सिविल सर्विसेज 2016 का क्वेश्चन है। अगेन यही पूछा गया है हमसे, सिद्धाज ऑफ तमिल रीजन वर मोनोथिस्टिक एंड कंडेम्ड आइडोलेट्री। ये बिल्कुल सही है, तमिल रीजन के जो सिद्धाज है उन्होंने मोनोथिस्टिक है वो और आइडोलेट्री को कंडेम किया है। और दूसरा अगर बात करें लिंगायत ऑफ कन्नड़ा रीजन क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ, यानी पुनर्जन्म के सिद्धांत पर सवाल प्रश्न चिन्ह रखा है और कास्ट हायरार्की को रिजेक्ट किया है, कास्ट सिस्टम के ये खिलाफ है। तो बिल्कुल दोनों बातें सही है। हमने देखा कि किस तरह से लिंगायत या वीर सेवा मूवमेंट कास्ट सिस्टम के खिलाफ है। सो बेसिकली मेरा पीवाईक्यू दिखाने का मोटिव ही यही होता है कि आप समझ सके, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते तो सीडीएस के एग्जाम के अंदर अगर आप अपीयर होते तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप करते। वैसे ये बेसिक एनसीईआरटी के अंदर कवर्ड है तो ये आसान सवाल माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 है सेट ए के अकॉर्डिंग सीडीएस 2022 में बोला गया, द ruins ऑफ हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के किस ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा हम्पी के खंडरों को प्रकाश में लाया गया। ऑप्शन है हमारे पास कर्नल कोनिल मैकेंजी, जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स और जेम्स रेनेल। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सेम टू सेम सवाल आप देख सकते हैं एनडीए के अंदर भी पूछा गया। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें यूपीएससी के, आपको अदर एग्जाम के पेपर जरूर देखने हैं। डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखिए क्या पूछा गया था, द ruins ऑफ विजयनगर यानी हम्पी वर ब्रॉट टू पब्लिक लाइट इन द ईयर 1800 बाय द पब्लिक सर्वेयर एंड इंजीनियर। यानी विजयनगर के खंडरों को 1800 में प्रकाश में लाया गया किस ब्रिटिश सर्वेयर और इंजीनियर के द्वारा। ऑप्शन भी आई थिंक 3 ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहे थे, जेम्स प्रिंसेप, कॉर्नल मैकेंजी, जेम्स रेनर और चार्ल्स मेटका। अब बात करते हैं इस सवाल के सोर्स की।
सो थीम्स वाली एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे चैप्टर जो है एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर, विजयनगर चैप्टर से बहुत सारे सवाल आते हैं और विजयनगर के बारे में यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको याद हो तो सीएपीएफ के अंदर भी इस चैप्टर से सवाल आया। और देखते हैं फिर यहाँ पे क्या लिखा गया था। द डिस्कवरी ऑफ हम्पी, यानी हम्पी के खोज की जब बात की जाती है तो बोला गया है द र्यून्स एट हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट इन 1800 बाय एन इंजीनियर एंड एंटीक्वेरियन नेम्ड कर्नल कोनिल मैकेंजी, यानी हम्पी के खंडरों को 1800 में प्रकाश में लाया गया इंजीनियर के द्वारा और एंटीक्वेरियन के द्वारा, जिनका नाम है कर्नल कोनिल मैकेंजी। अब आगे पढ़ सकते हैं, ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉई थे और इन्होंने फर्स्ट सर्वे मैप भी बनाया है। ये बात भी ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्पी का फर्स्ट सर्वे मैप भी किनके द्वारा बनाया गया? मैकेंजी के द्वारा। आगे बताया गया है मच ऑफ इट द इनिशियल इन्फॉर्मेशन ही रिसीव्ड वाज बेस्ड ऑन द मेमोरीज ऑफ प्रीस्ट ऑफ विरूपाक्ष टेम्पल एंड द श्राइन ऑफ पंपा देवी, यानी विरूपाक्ष मंदिर के पुजारियों के द्वारा इन्हें स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन दी गई और उसके बेसिस पे इन्होंने इस खोज को जारी रखा और प्रकाश में लाया हम्पी के खंडरों को। सो इस सवाल का आंसर तो आपको पता चल ही गया है, इसका आंसर है ऑप्शन ए कर्नल कोनिल मैकेंजी। तो क्या ये सवाल टफ था? अब देखिए, ये तो डिपेंड करता है आप अगर आपने एनसीईआरटीज़ को कितने अच्छे से पढ़ा है। थीम सीरीज़ की एनसीईआरटी मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। बहुत सारे लोग अक्सर पूछते हैं कि एनडीए सीडीएस इन एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी एनसीईआरटी है हिस्ट्री के अंदर, तो थीम्स वाली अगर आप एनसीईआरटी कर लेंगे तो 10 में से 8 से 9 सवाल इसी बुक से आते हैं। तो इसका आंसर हमने देख लिया। इस एनडीए वाले क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा फिर? ऑप्शन बी कोलिन मैकेंजी। अगला क्वेश्चन देखिए, सीडीएस 2022 का बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज कंपोज्ड बाय कृष्णदेव राय ऑन स्टेट क्राफ्ट इन तेलुगु, यानी तेलुगु भाषा में स्टेट क्राफ्ट विषय पर कृष्णदेव राय के द्वारा कौन सी किताब कंपोज की गई? अमुक्त मालदे, जाम्बवती कल्याणम, राय वचकम और सत्यवधु परिणय। अब देखिए, ये सवाल डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। 7th क्लास की एनसीईआरटी में हालांकि अमुक्त मालदे की किताब का जिक्र मिलता है, तो हालांकि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि तमिलनाडु और जो रेगुलर बुक्स हैं उनमें कवर्ड है। नाउ देखिए, 2 किताबें नहीं, यहाँ पे चारों ही किताबें कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से इसे समझ लीजिए। लेकिन जो अमुक्त मालदे पुस्तक है ये तेलुगु भाषा में लिखी गई है और स्टेट अफेयर से डील करती है, राजपाट से डील करती है। जबकि जो जाम्बवती कल्याणम है ये भी कृष्णदेव राय जी के द्वारा लिखी गई है, लेकिन ये भाषा, ये जो पुस्तक है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसका सब्जेक्ट है ड्रामा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फिर? ऑप्शन ए अमुक्त मालदे। देखिए, ये दोनों किताबें बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, तो आपको इन दोनों किताबों के नाम याद रखने हैं। जब ये क्वेश्चन आया, देखिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये हमने टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। ऑलरेडी हमने पोल मोड में ये सारे क्वेश्चन करवाए थे और वहाँ पर मैंने ये डिस्कस किया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फिर? ऑप्शन ए अमुक्त मालदे। ना आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कृष्णदेव राय के दरबार में जो 8 तेलुगु पोएट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता था। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, अभी हमने हम्पी वाले सवाल किया था तो वहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विट्ठल मंदिर कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी हम्पी। ये देखिए सीएपीएफ की पीवाईक्यू है। और विरूपाक्ष मंदिर तो हमने देखा ही, ये भी देखिए सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी में। अगला सवाल देखिए, हु अमोंग द फॉलोइंग बिलोंग टू श्रीरामपुर मिशन, यानी श्रीरामपुर मिशन से कौन कौन से लोग संबंधित है? ऑप्शन है हमारे पास विलियम कैरी, जोशुआ मार्समैन, विलियम वार्ड और डेविड हेयर। देखिए, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है। बात करते हैं इस क्वेश्चन के सोर्स की। अब देखिए, ये शेखर बंदोपाध्याय जी की किताब है। हालांकि ये किताब यूपीएससी सिविल सर्विसेज के मेंस के लिए ज़्यादा रिकमेंडेड है। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ था। बोला जा रहा है दस वाइल द प्रोटेस्ट मिशनरीज स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम डेनिश स्टेशन इन मद्रास फ्रॉम द अर्ली 18th century द श्रीरामपुर डेनिश सेटलमेंट नियर कैलकाटा बिकम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेंचुरी द रिफ्यूज ऑफ 3 बैप्टिस्ट मिशनरीज। कौन कौन से 3 बैप्टिस्ट मिशनरीज थे? डॉक्टर विलियम केरे, वार्ड और जोशुआ मार्समैन। 3 लोगों के नाम दिए गए हैं और ये बताया है कि एक प्रिंटर ये चलाते थे और बाइबल को छापते थे और उसके बाद लोकल भाषाओं में इसे प्रसारित किया जाता था। सो बेसिकली यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में बताया गया है। तो ये आप रीज़न ध्यान रख लीजिए कि श्रीरामपुर मिशनरी में डेनिश सेटलमेंट देखा गया। अब ना सवाल ये उठता है कि क्या ये स्पेक्ट्रम के अंदर कवर्ड था, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर तो ये इतने डिटेल में नहीं कवर्ड है। तो अगर हम स्पेक्ट्रम देखें तो यहाँ पे डेंस के बारे में बताया गया कि जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना 1616 में हुई और ट्रांक्वेबार जो कि तंजौर के निकट है वहीं पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। और अगर प्रिंसिपल सेटलमेंट की बात करें तो इनके प्रिंसिपल सेटलमेंट का आपको नाम ध्यान रखना है। कलकत्ता के पास श्रीरामपुर था, लेकिन स्पेलिंग अगर आप देखें तो SERAMPORE। ओके, और अगर डेनिश फैक्ट्रीज देखिए, डेनिश फैक्ट्रीज आगे चल के बिक गई, 1845 में बेच दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को।
सो अगर आपको याद हो तो केबीसी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक 5 करोड़ में पूछा गया था कि जो डेनिस ने सेटलमेंट, डेनिस सोल्ड ट्रांक्वेबार एंड श्रीरामपुर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1845, यानी डेनिस कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाई और 1845 में अपने सारे चीज़ों को, सारे एसेट्स को बेच देती है ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन इस बुक के अंदर भी आपको नाम नहीं देखने को मिलेंगे। सो देखिए फिर इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, विलियम कैरी, मार्समैन और वार्ड, ये तीनों तो जुड़े हुए थे, डेविड हेयर नहीं जुड़े हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फिर, ऑप्शन सी। अब डेविड हेयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी ध्यान रखिए। डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी हो जहाँ पे मैंने ब्रह्मो समाज के बारे में बहुत ही डिटेल से कवर किया है, तो वहाँ पर मैंने बताया है कि डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की कलकत्ता में राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर। और श्रीरामपुर मिशनरी की हमने तो अभी डिटेल में बात की कि ये डेनिस मिशनरी थी और 3 लोग इससे जुड़े हुए हैं, विलियम कैरे, जोशुआ मार्समैन और विलियम वार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फिर, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए 81 नंबर, बोला जा रहा है इन द 19th सेंचुरी पीजेंट्स इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट मनी लेंडर एंड ग्रेन डीलर, यानी 19वीं शताब्दी में जो किसान हैं भारत के विभिन्न भागों में, वो रिवोल्ट में खड़े हुए, किसके खिलाफ, मनी लेंडर और ग्रेन ट्रेडर्स के खिलाफ। दूसरा देखिए मई 1875 में पूना में जो गांव है सूपा और पूना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पे पीजेंट ने अटैक किया शॉपकीपर को, बही खाता को जलाया, ग्रेन शॉप्स को लूटा और साहूकार के घरों में आग भी लगाया। क्या ये क्वेश्चन पहली बार पूछा गया है? बिल्कुल नहीं, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार, इवन 4-5 बार एनडीए सीडीएस डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर इस टॉपिक को कवर किया गया है और इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, बहुत ही डिटेल में मैंने बात की। अगर इस टॉपिक से इससे रिलेटेड भी टॉपिक है जमींदारी सिस्टम के, आई थिंक पार्ट 4 होगा ये, जिसमें मैंने 1857 में जो छोटी नहीं एक रिवोल्ट देखी गई, उसी पर मैंने बहुत ही डिटेल में इस वीडियो को बना रखा था ना। अगर हम बात करें सीडीएस एग्जाम के अंदर ही, तो ये क्वेश्चन सीडीएस 2016 का है और अगेन ये 6 सालों के बाद। अब देख रहे हैं किस तरह से सवाल रिपीट करते हैं कुछ सालों के बाद। देखिए क्या बोला गया, डेक्कन राइट्स के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन सी बातें सही है। डेक्कन राइट रिजल्टेड इन प्रोटेक्शन फॉर पीजेंट थ्रू द डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट ऑफ 1879, यानी डेक्कन राइट जो है वो रिजल्ट हुआ किस रूप में, पीजेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए डेक्कन एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट के द्वारा। दूसरा बोला गया है जो रायोट्स जो है वो पूरे के पूरे महाराष्ट्र में नहीं फैले, क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जल्दी ही इसे सप्रेस कर लिया था। तीसरा बोला गया द ब्रिटिशर्स वर अनेबल टू कंट्रोल द रायोट एंड दे स्प्रेड थ्रू आउट महाराष्ट्र। और चौथा बोला गया जो कॉटन बूम देखा गया डेक्कन में, वो आर्टिफिशियल डिमांड जनरेटेड बाय द अमेरिकन सिविल वॉर कोज द इम्पोरिशमेंट ऑफ पीजेंट, यानी जो अमेरिकन सिविल वॉर हुई उसके कारण किसान काफ़ी गरीब हो गए और उसके बाद कॉटन बूम देखने को मिला। देखिए यहाँ पे जो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये बिल्कुल सही है और सेकंड यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो रायोट्स है वो पूरे के पूरे लगभग बाकी जगहों में भी नहीं। इस सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो है 1, 2 एंड 4। थर्ड वाला यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इसे तुरंत ही रायोट को रोकने में ये कामयाब रहे थे, इसलिए बाकी जगहों में नहीं फैला। उस वीडियो में मैंने आपको रीज़न भी बताया है कि इसके पीछे क्या कारण था। 1857 के रिवोल्ट के बाद ये लोग काफ़ी डर गए थे और ये इस तरह का दोबारा रिवोल्ट नहीं देखना चाहते थे, इसलिए 20 सालों के बाद जब ये घटना घटित हुई तो इन्होंने बहुत ही सीरियसली इसे दबाने की कोशिश की और बहुत ही जल्दी ये इस रिवोल्ट को दबाने में कामयाब भी हो गए और डेक्कन एग्रीकल्चरल रिलीफ एक्ट जल्दी से लाया गया ताकि किसानों के फेवर में बात की जा सके। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखिए, वहाँ पे मैंने 20 से ज़्यादा सवाल इसी टॉपिक से लिए हैं और वो सारे PYQs हैं। सो नाउ यहाँ पे आप NCERT भी देख सकते हैं कि ये सवाल थीम्स वाली NCERT से अकाउंट बुक्स को बर्न किया गया था। बताया गया कि किस तरह पुलिस पोस्ट है वर एस्टेब्लिश इन विलेजेस टू फ्राइटन रेबेलियस पीजेंट, ताकि पीजेंट्स को डराया जा सके और ये रिवोल्ट को रोका जा सके। कुछ महीनों में ही इसे अंडर कंट्रोल में ले आया गया। ये मैंने काफ़ी डिटेल से कवर किया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द पार्ट ऑफ कौटिल्या सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट, यानी जो कौटिल्या के द्वारा सप्तांग थ्योरी दी गई है राज्य को लेकर के, उसमें से कौन इसका भाग नहीं है। देखिए ये सवाल NCERT के अंदर नहीं है, ये सवाल ग्रेजुएशन वाले सिलेबस के अंदर है, जहाँ पे कौटिल्या सप्तांग थ्योरी को काफ़ी डिटेल में पढ़ा जाता है। अगर हम इस ऑप्शंस को देखें, अमत्य, जनपद, दुर्ग या धम, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है धम, क्योंकि धम इस सप्तांग थ्योरी का पार्ट नहीं है। धम तो अशोक के धर्मों से संबंधित है और पाली भाषाओं और प्राकृत भाषाओं में धर्म को धम्म कहा जाता है। बट इस तरह के सवालों को सिर्फ आपको आंसर करके नहीं छोड़ना है, डिटेल से समझ लेना है, ताकि हो सकता है अगली बार अन्य नामों को दे करके सवाल पूछा जाए कौटिल्या के सप्तांग थ्योरी के ऊपर।
देखिए दोस्तों, कौटिल्य के बारे में आपको पता होगा कि कौटिल्य ने स्टेट क्राफ्ट के विषय में काफ़ी कुछ लिखा है अपनी पुस्तक में। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौटिल्य का मानना था कि जो राजा होता है, किंग होता है, जो स्वामी होता है, वो नाभि होता है किसी भी राज्य का, यानी बेसिकली एक केंद्रक होता है। और इसके 6 पिलर होते हैं, टोटल मिलाकर के सप्तांग थ्योरी दिया गया। कौन कौन से ये 6 पिलर होते हैं इसे समझते हैं। सबसे पहला होता है अमात्य। अमात्य का मतलब होता है मंत्री, यानी एक राजा को अपने राजपाट को बेहतर तरीके से चलाने के लिए मंत्रियों की जरूरत होगी। और अगर एक राजा अपना बेहतर राज्य का, अपना बेहतर क्षेत्र का विकास करना चाहता है तो उसके लिए उसे अच्छे गुणी मंत्रियों की जरूरत होगी। पहला कॉन्सेप्ट ये था। दूसरा है दुर्ग, यानी फोर्ट। राजा को चाहिए कि वो फोर्ट बनाए मजबूत से मजबूत, ताकि इसके बाद इसमें कैटेगरीज की भी बात की गई कि किस तरह से जल दुर्ग बनाना चाहिए, किस तरह से समुद्र दुर्ग, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्ट्स की बात की जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट को प्रोटेक्शन मिल सके। तीसरा देखिए जनपद, यानी पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन भी बहुत ज़रूरी है राजा को आगे बढ़ने के लिए। तीसरा देखिए कोष, यानी राजा के पास धन कोष होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेजरी होनी चाहिए, ताकि वो मुसीबत के वक्त अपने जनता को हेल्प कर सके फाइनेंशियली। तीसरा यहाँ पे देखिए पांचवा बल। बल क्या होता है? मिलिट्री स्ट्रेंथ। अगर जो राजा जितनी बल रखेगा उतना ही बेहतर वे में वो अपने शासन को चला पाएगा। और अंतिम देखिए मित्र। मित्र का मतलब ये है कि बाकी राजाओं से भी इसकी दोस्ती होनी चाहिए, ताकि कभी कोई पावरफुल राजा अटैक करे तो वो सभी राजा मिलकर के उस राजा को हरा सकें। ये बेसिकली कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी थी, और इसे मैंने आपको डिटेल में बता दिया ताकि इन फ्यूचर क्वेश्चन बने तो आप इसे कर सकें। दोस्तों वैसे ये सवाल उतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सोचें धम्म को देखकर कि धम्म तो अशोका से संबंधित, अशोक ने धर्म के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई, तो यहाँ पे आप उसे एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि कौटिल्य और अशोक के टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा फासला देखने को मिलता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। बाकी की तीनों पर मैंने बात कर ली। अमित का मतलब मंत्री होता है, अब आप समझ जाएंगे। जनपद का मतलब अभी मैंने बता दिया कि जनपद जो है वो जनता का ओपिनियन भी होगा, और बेसिकली ये जनता से रिलेटेड है कि जनता भी एक बहुत महत्वपूर्ण अहम अंग होता है राज्य का। और तीसरा दुर्ग। दुर्ग यानी कि किला, फोर्ट। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है अशोकाज फेथ इन बुद्धिज्म, यानी अशोक का बौद्ध धर्म के विश्वास से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है। रुमिनदई पिलर इंस्क्रिप्शन एंड निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड क्लियर एविडेंस ऑफ अशोकाज फेथ इन बुद्धिज्म, यानी अशोक के बौद्ध धर्म में विश्वास के से संबंधित 2 इंस्क्रिप्शन देखे जाते हैं। पहला रुमिनदई पिलर और दूसरा निगाली सागर। और दूसरे कथन में कहा गया है कि जो माइनर रॉक एडिक्ट 1 है, ये एविडेंस देता है, इस बात की पुष्टि करता है कि अशोकाज बौद्ध धर्म में सडन चेंज, यानी डायरेक्ट बहुत अचानक बौद्ध धर्म को अपनाए थे। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 1 ओनली। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। देखिए माइनर रॉक एडिक्ट और मेजर रॉक एडिक्ट, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है अशोका से संबंधित, जिन्हें हमें डिटेल में समझना चाहिए। अक्सर इस टॉपिक से सवाल बनते हैं। वैसे माइनर रॉक एडिक्ट 1 के बारे में मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर पहले ही पोस्ट कर दिया था इस टॉपिक को, और ये बाद में एग्जाम के अंदर आया। नाउ देखिए अशोकाज एडिक्ट एंड इंस्क्रिप्शन को समझते हैं। अशोक के जो अभिलेख हैं उसे सबसे पहली बार जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में पढ़ा गया, डिसाइफर किया गया, डिकोड किया गया। ये प्राकृत भाषाओं में मुख्य रूप से लिखा हुआ है, लेकिन अन्य जगहों पर खरोष्ठी भाषा और ग्रीक भाषा भी देखने को मिलती है। अभी आपने देखा होगा CAPF के सवाल के अंदर पूछा गया था कि अशोक के जो अभिलेख अफगानिस्तान के अंदर मिलते हैं वो मुख्यतः किस भाषाओं में लिखे गए हैं। उसका आंसर था ग्रीक और अरमाइक। और जबकि हम बात करते हैं पाकिस्तान में, खास करके पेशावर रीजन की, तो वहाँ पे खरोष्ठी लिपि में देखने को मिलता है। देखिए ये रीजन आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, अक्सर ही इनसे सवाल बनते हैं। और अगर हम आगे देखें, इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंदगुप्त एंड रुद्र दामन आर ऑल्सो फाउंडेड गिरनार। उसके बाद आपको बताया गया है कि स्कंदगुप्त के इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलते हैं गिरनार में। पिलर रॉक एडिक्ट 7 जो है ये लास्ट एडिक्ट था अशोका के द्वारा। हो सकता है कभी फैक्चुअल क्वेश्चन बने कि कौन सा लास्ट एडिक्ट था अशोका के द्वारा, इसलिए मैं बहुत ही डिटेल में टॉपिक को कवर करने में विश्वास रखता हूँ। केवल सवाल करके आंसर करवा देना बहुत फायदेमंद नहीं होता है। आगे देखिए, मस्टान एंड सोहगोड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन वाज इशूड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। मैंने दूसरे के बारे में बता दिया गया, क्योंकि ये CSE में पूछा गया था सिविल सर्विसेज के अंदर, आई थिंक 2018, मुझे ईयर याद नहीं है। वहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इशू किया गया था, जो कि डील करता है फेमाइन में रिलीफ मेजर से। यानी जब फेमाइन आया तो रिलीफ मेजर राजा के द्वारा स्टार्ट किए गए, ये सोहागोड़ा कॉपर इंस्क्रिप्शन में बताया गया है। आगे देखिए, अगर लेटेस्ट डिस्कवरी की बात करें, क्योंकि करंट अफेयर को भी मिक्स करके पूछा जाता है, तो वो सन्नति विलेज कर्नाटक में भी अगेन रॉक एडिक्ट देखे गए, माइनर रॉक एडिक्ट।
अगर हम फर्स्ट एडिक्ट को देखें तो इसने डिक्लेयर किया है एनिमल सेक्रीफाइस के प्रोहिबिशन की, यानी एनिमल सेक्रीफाइस को निषेध घोषित किया गया है। सेकेंड एडिक्ट में बताया गया है कि ह्यूमन और एनिमल के मेडिकल ट्रीटमेंट और इन चीज़ों की व्यवस्था की जाएगी। थर्ड एडिक्ट में बताया गया है कि प्रादेशिका के बारे में, राज्यों के बारे में, युक्त के बारे में, यानी जो विभिन्न मंत्रियाँ होती हैं उनसे संबंधित। देखिए ये चीज़ें आपको रटनी नहीं है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वाली है वो मैं बता दूंगा, और इंपॉर्टेंट वाले से ही सवाल बनते हैं। तो फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, और अगर हम आगे बात करें तो फोर्थ एडिक्ट वाला फिर इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि भेरी घोष को धम्म घोष से रिप्लेस किया जाएगा। अगर आपको याद हो तो ये सेम क्वेश्चन CAPF 2022 के अंदर पूछा गया। देखिए कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं खास करके हिस्ट्री के अंदर जो अक्सर ही कुछ टॉपिक होते हैं जो बार बार उन्हीं टॉपिक से सवाल आते हैं। उनमें से एक टॉपिक है अशोक के अभिलेख। कोई भी एग्जाम हो वहाँ पे 1 या 2 सवाल अशोक के अभिलेख से देखने को मिलते ही हैं। आगे देखिए फिफ्थ एडिक्ट बात करता है धर्म महामत से संबंधित, यानी जो धर्म बेसिकली ये महात्मा होता है महामत्ता, लेकिन ये चूंकि पाली और प्राकृत भाषाओं है इसलिए इस तरह से ये तद्भव रूप देखने को मिलता है। कहा जा रहा है कि धर्म से संबंधित यानी धर्म के प्रचार प्रसार से संबंधित मंत्रियों को अपॉइंट किया गया। सिक्स्थ एडिक्ट में बताया गया है मंत्री परिषद एंड ऑफिसर लाइक पुलिसनियन प्रतिवेदिका, यानी जो रिपोर्टर की बात की गई है कि रिपोर्टर भी होते हैं। देखिए सातवां एडिक्ट बात करता है रिलीजियस टॉलरेंस की, धार्मिक सौहार्द की हर सेक्ट्स के बीच धार्मिक सौहार्द होना चाहिए, और सिर्फ पब्लिक ही नहीं हर जगह पे इवन ऑन किंगडम में भी धर्म के सौहार्द की बात की गई है। एट्थ एडिक्ट में अगर देखें तो रॉयल प्लेजर टूर यानी विहार यात्रा जो होते हैं जिसे रिप्लेस कर दिया गया धर्म टूर के द्वारा, कि अब जो यात्राएं होगी वो विहार यात्रा ना होकर के धर्म यात्राएं होंगी, धर्म के प्रचार प्रसार से संबंधित कार्य किया जाएगा, और ये धर्म है मानवता का धर्म। नाइन्थ एडिक्ट की बात करें तो क्रिटिसिज्म ऑफ यूजलेसनेस ऑफ वेरियस सेरेमनीज की बात की गई कि बहुत सारी जो सेरेमनीज है वो यूजलेस है। 10th एडिक्ट में बताया गया किंग्स डिजायर्ड नो मोर फेम और ग्लोरी, यानी अब राजा को कोई और फेम और ग्लोरी की जरूरत नहीं है। 11th एडिक्ट देखें तो इसमें अनाउंस किया गया है गिफ्ट ऑफ धम्मा बीइंग द बेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल गिफ्ट्स, यानी सभी धर्मों में सभी गिफ्ट्स में से धम्म का जो गिफ्ट है, धम्म का जो उपहार है वो सबसे बेहतर होता है। सो बेसिकली आप देख सकते हैं घुमा फिरा कर बात धम्म पर ही आ रही। उसके बाद वही बताया गया 12th एडिक्ट के अंदर कि महामत्ता को किस तरह के चार्ज दिया जाएंगे कि वुमेन वेलफेयर पर भी काम किया जा सके, सभी सेक्ट के बीच टॉलरेंस रखा जा सके। 13 एडिक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर हाल में याद होना चाहिए कि जो 13 एडिक्ट है ये बात करता है कलिंग वॉर के ऊपर, कि कलिंग वॉर 261 BCE में देखा गया, और 9 सालों के बाद यानी अशोका के जो राजाभिषेक है उसके 9 सालों के बाद कलिंग का युद्ध उसने लड़ा, और उसके बाद हमेशा के लिए उसने युद्ध की नीति को सदा सर्वदा के लिए त्याग दिया। और उसके बाद बताया गया कि बहुत सारी बातें की गई है डिफरेंट तरह की, जैसे हु वाज द वर्शिपर ऑफ शिवा टर्न्ड टुवर्ड्स बुद्धिज्म, की बौद्ध धर्म की ओर चेंज हुए। उसके बाद बताया गया कि दिग्विजय को धम्म विजय से रिप्लेस कर दिया गया है, और तलवार को धम्म से रिप्लेस कर दिया गया, और भेरी घोष को धम्म घोष से रिप्लेस कर दिया गया है। कुछ अन्य रोक एडिक्ट भी हैं, कुछ अन्य पिलर भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे इलाहाबाद का जो पिलर है जिसे क्वीन एडिक्ट कौसाम्बी से संबंधित है, ये बात करता है कि अशोका ने वार्न किया है मेंबर्स को कि संघ में रैंक के बेसिस पे डिवीजन ना किया जाए, समानता बनाई रखी जा सके। समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शन भी हैं उसी एडिक्ट के अंदर, और जहांगीर वाज प्रोबेबली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रिमूवल टू द फोर्ट ऑफ इलाहाबाद, यानी माना जाता है कि जहांगीर ने इसे इलाहाबाद के फोर्ट में बेसिकली ले गए। अगर हम आगे बात करें गिरनार रोक इंस्क्रिप्शन की, तो ये रुद्रदामन से संबंधित है काठियावाड़ के अंदर। और इसी गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन में बात की गई है सुदर्शन झील की, जिसे पुष्यगुप्त के द्वारा बनाया गया था, जो कि गवर्नर थे सौराष्ट्र के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आगे देखिए निगाली सागर इंस्क्रिप्शन की बात की गई है जो कि नेपाल में है, और ये बताता है कि किस तरह से फर्स्ट इनलार्जमेंट देखा गया स्तूपा का 14 सालों के बाद, 14 साल के राजाभिषेक के बाद। यानी बेसिकली जब अशोका ने विजिट किया निगाली सागर को, तो वहाँ पे जो स्तूपा थी उसके साइज़ को बढ़ा दिया गया। उसके बाद रुमेन देवी अच्छा हाँ, इससे रिलेटेड और एक बात मुझे ध्यान में आई, और वहीं पर जो टैक्सेस थे उसे रिड्यूस भी किया गया था अशोका के द्वारा। आगे देखिए रुमिन देई इंस्क्रिप्शन, ये बेसिकली किससे संबंधित है? टू कमोमेरेट द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, यानी बुद्ध के जन्म बर्थ प्लेस से संबंधित है, और इसी को कॉमेमोरेट करने के लिए अशोका ने लुम्बिनी विजिट किए, और वहाँ पे काफ़ी सारा टैक्स कंसेशन यानी टैक्स में छूट दी गाँव वालों को। उसके बाद बताया गया कि जो बाली टैक्स होती है, आपको याद होगा अब ये हाल ही में एग्जाम के अंदर पूछा गया बाली टैक्स के बारे में, HCS 2022 के अंदर पूछा गया कि बाली किस तरह का टैक्स होता था। ये वॉलंटरी टैक्स होता था, स्वैच्छिक दिया जाता था, और इससे एग्जेम्प्ट कर दिया गया, और केवल 1/8 दिया जाने लगा भाग टैक्स का। दो तरह के टैक्सेस थे मौर्यन पीरियड में, एक बाली और दूसरा भाग। ये दो मेनली थे, अदर टैक्सेस भी थे बट ये दो मेनली थे।
आगे देखिए सन्नती इंस्क्रिप्शन की बात की गई है कर्नाटका में, और बताया गया है किस तरह से 14 मेजर रोक एडिक्ट एज वेल एज 2 सेपरेट कलिंग एडिक्ट्स। इस तरह से कलिंग एडिक्ट के बारे में बताया गया है भोली और जोगोड़ा में, यानी जादूगोड़ा में। अभी ये सिविल सर्विसेज में पूछा गया 2021 में। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हमें डिटेल में कवर करना ही होगा। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसे डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी डिटेल में भी बनते हैं इन टॉपिक्स के अंदर। जैसे अगर हम बात करें कलिंग एडिक्ट की, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है ऑल मेन आर माई चिल्ड्रेन, ये बोला गया है अशोका के द्वारा। आगे देखिए सोहागोड़ा कॉपर इंस्क्रिप्शन को मैंने कवर कर लिया कि ये किस तरह से रिलीफ मेजर्स पर बात करता है। अगेन ये भी पीवाईक्यू है सिविल सर्विसेज का। अब आगे बात करते हैं माइनर रोक एडिक्ट की। तो माइनर रोक एडिक्ट का रोक एडिक्ट 1 ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला गया अशोका ने किस तरह से बौद्ध धर्म को अपनाया गया, बट ये ग्रेजुअली प्रोसेस हुआ, 2.5 साल लगभग लगे, ना कि ये अचानक हुआ था। और ये मैंने बहुत पहले ही पोस्ट किया हुआ था। आगे देखिए माइनर रोक एडिक्ट के बारे में बात की गई है, उसके बाद अशोका के बारे में बताया गया है, अशोका गिरिट्स द संघ। तो बेसिकली कुछ ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अगर 13th रोक एडिक्ट इंपॉर्टेंट है, और जो माइनर रोक एडिक्ट मैंने आपको बताया जैसे रुमिनदई हो गई, निगाली सागर हो गई, इन्हीं से सवाल बनते हैं अगर बनते हैं तो। सो दोस्तों यहाँ पे हिस्ट्री के सवाल खत्म नहीं हुए हैं, बट चूंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी तो इसे अदर पार्ट में कवर करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन करवा के आंसर करवाने के तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाई जा सकती है, बट मैं चाहता हूँ कि अगर इन टॉपिक से इन फ्यूचर क्वेश्चन बने तो आप उसे आसानी से कर सकें। इसी तरह से पीवाईक्यूज सही मायने में हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पार्ट 2 के लिए आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी के वीडियोज़ आप जरूर चेक करें। सबसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। इवन आपने अगर बुक नहीं भी पढ़ा है, बट आप उस हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को कर लेते हैं तो काफ़ी सारे सवाल आपसे हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।